हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 क्या है आपका? इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। यूनिट 1 क्या है? इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। इससे पुराने वाले लेक्चर में भी मैंने कुछ आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो जिन लोगों ने पुराना लेक्चर नहीं देखा उस लेक्चर को भी देख लीजिए। आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है यूनिट 1 का। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि एकेडमी ने अनाउंस किया आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। तो आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के। यूनिट 1 क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। हमारा जो ये सिलेबस है, हमारा टॉपिक क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स का यूनिट 1 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये दूसरा लेक्चर है। इससे पुराने वाले लेक्चर में भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डैश बीम इज़ वन विच हैज़ मोर देन 2 सपोर्ट्स। आपको बताना था कि कौन सी ऐसी बीम होती है जिसमें 2 से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ था, कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूस बीम, फिक्स्ड बीम या सिंपली सपोर्टेड बीम। तो किस तरह की बीम में 2 से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं? तो आपको यहाँ पे मैंने 5 तरह के बीम का फिगर बना रखा है। नंबर 1 जो ये हमारे, ये कौन सा है? इसको हम लोग कहते हैं कैंटिलीवर बीम। ये क्या है हमारा? कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, आपका एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। तो इसमें सपोर्ट तो है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ये तो होगा नहीं। उसके बाद ऑप्शन बी, ये कौन सा बीम है? ये है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 सपोर्ट है। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। तो ये कौन सा बीम हो गया? ये हो गया हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। ये कौन सा है हमारा? सिंपली सपोर्टेड बीम। ये हमारा हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। उसके बाद जब दोनों ही एंड्स फिक्स्ड हो, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों एंड फिक्स्ड हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे फिक्स्ड बीम। ये हो गया हमारा फिक्स्ड बीम। ये हमारा फिक्स्ड बीम है। तो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, एक एंड आपका जो है फिक्स्ड होता है, दूसरा एंड फ्री होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, आपका एक एंड फिक्स्ड होगा, दूसरा रोलर सपोर्ट है, या फिर 2 सपोर्ट होंगे बस, दोनों फिक्स्ड हो सकता है, या फिर एक तरफ रोलर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। ये हो गया हमारा फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में क्या होता है, आपके दोनों ही एंड्स फिक्स्ड होते हैं। ये हमारा जो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2 से ज़्यादा सपोर्ट है। एक तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट हो गया, दूसरा यहाँ पे रोलर सपोर्ट, और ये भी हमारा रोलर सपोर्ट है। तो ये हमारा कौन सा बीम है? कंटिन्यूस बीम है। ये हमारा कंटिन्यूस बीम है, जिसमें आप देख सकते हो 2 से ज़्यादा सपोर्ट है यहाँ पे। और इस बीम को हम लोग कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। ये कौन सा बीम है? ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है, सपोर्ट के एक तरफ या दोनों तरफ बीम जो है आपका हैंग कर रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सपोर्ट है और सपोर्ट से इधर बीम जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है जो हैंग कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। एक तरफ भी हो सकता है या सपोर्ट के दोनों तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवर हैंगिंग बीम। ये हो गया हमारा कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम में हमारे 2 से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं। ये फिक्स्ड बीम हो गया हमारा, जिसमें हमारा दोनों ही एंड फिक्स्ड है। यहाँ पे हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों रोलर सपोर्टेड हो सकता है, या फिर एक तरफ रोलर सपोर्टेड दूसरी तरफ फिक्स्ड सपोर्ट हो सकता है। और ये हमारा कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, एक तरफ फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। यहाँ पे आप लोड लगाओगे, मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई पॉइंट लोड लगा दिया, या हो सकता है इसके ऊपर आपने यूडीएल लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी हो सकता है पॉइंट लोड लगा दो, या फिर इसके ऊपर आप यूडीएल लगा दो, इसके ऊपर भी यूडीएल लगा सकते हैं। तो ये 5 तरह के बीम जो है उसके सपोर्ट्स मैंने आपको दिखा दिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसके लिए जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? कंटिन्यूस बीम। तो कौन सा ऐसा बीम होता है इसमें 2 से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं? कंटिन्यूस बीम में 2 से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन 2 को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 में देखिए क्या कह रहा है, इन अ बीम द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड। आपको बताना है कि किस पॉइंट पे जो है बेंडिंग मोमेंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन अ बीम द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। वो पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन को या डायरेक्शन को चेंज करता है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ऑप्शन बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या फिर दोनों, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, या उस पॉइंट को हम लोग हॉगिंग और सैगिंग कहते हैं। तो आपको बताना था इन चारों ऑप्शंस में से उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, अपना साइन चेंज करता है। ठीक है, तो ये देखिए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि पॉइंट ऑफ, पहले तो समझ लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन
होता क्या है, ये दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगी, फिर ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो आंसर हमको समझ में आ जाएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए हमारे पास एक यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये ओवर हैंगिंग बीम है। क्यों? क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ पे है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे है, और दूसरे सपोर्ट से इधर बीम जो है आपका हैंग कर रहा है। सेंटर में यहाँ पे 40 न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, सेंटर में यहाँ 40 न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, और इस एंड पे 20 न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है, एक पॉइंट पे लोड ऐड कर रहा है। अब इसका जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो ये देख सकते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा है, आप देखिए कि ए पॉइंट ये हो गया, इसके नीचे देखिए ए पॉइंट यहाँ आ रहा है, फिर ए पॉइंट से जैसे ही आप डी की तरफ जा रहे हो, इस सेक्शन पे मूव कर रहे हो, तो बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज़ कर रहा है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो जा रहा है बेंडिंग मोमेंट। फिर जब आप डी से बी की तरफ जा रहे हो तो बेंडिंग मोमेंट घट रहा है, और आप देख रहे हो इस पॉइंट पे जाके बेंडिंग मोमेंट घट रहा है, साइन चेंज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तक बेंडिंग मोमेंट अभी प्लस में था, और इस पॉइंट के उधर अब क्या हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट माइनस में। नीचे माइनस में लेते हैं, ऊपर प्लस में लेते हैं, नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो इस पॉइंट के उधर जो है बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यही जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के बाद जो है बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज हो रहा है, जिसको मैं यहाँ पे एन से डिनोट कर रहा हूँ, यही आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, और इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। किसको कहते हैं? जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है, इसके लिए हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया, जो कि ये आएगा। आपने देखा कि बेंडिंग मोमेंट ये लीनियर था, लीनियरली इंक्रीज़ कर रहा था, फिर लीनियरली डिक्रीज़ कर रहा था टिल बी, फिर बी के बाद जाके फिर ऐसे इंक्रीज़ कर रहा है। इस तरीके से जो है ना लीनियरली बेंडिंग मोमेंट जो है वेरी कर रहा है अलग डिफरेंट सेक्शन पे। तो आप देख रहे हो जैसे इसके पॉइंट पे आप डी से यहाँ आए किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया। इससे पहले पॉजिटिव में था और इसके बाद जो है वो नेगेटिव में आ गया, साइन चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस में था और यहाँ पे माइनस में हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं इसको। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होगा। तो ये ओवरहैंगिंग बीम था, और ओवरहैंगिंग बीम में ये जो हमारा एन है, एन यही डिनोट कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है कि इससे पहले जो है बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव था, इसके बाद बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव हो गया, तो इससे पहले पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, कि जिससे पहले साइन पॉजिटिव था तो बाद में नेगेटिव हो गया, या पहले नेगेटिव था तो बाद में अगर पॉजिटिव हो गया, तो ये इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, साइन चेंज हुआ ना। तो इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है, इस पॉइंट पे देख रहे हो बेंडिंग मोमेंट जीरो, और इससे पहले प्लस में था, इससे बाद में माइनस में हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो और उससे पहले अगर पॉजिटिव है तो उसके बाद में माइनस में हो जाए, ठीक है। तो साइन चेंज करे, जिस पॉइंट पे जो है, जिस सेक्शन पे और जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो आप देख रहे हो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू थी इधर पॉजिटिव में थी, उसके बाद नेगेटिव में हो गई, तो डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं, साइन भी चेंज हो गया बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे ये भी एक ओवरहैंगिंग बीम है। ये क्या है, हमारा ओवरहैंगिंग बीम है, और जो सपोर्ट के दोनों तरफ यहाँ पे ओवरहैंग कर रहा है, बीम जो है आपका दोनों तरफ ओवरहैंग कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि पॉइंट लोड लग रहा था, यहाँ पे आप देख रहे हो यूडीएल लग रहा है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। कौन सा लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है इसके ऊपर, ठीक। अब इसका जब मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो, फिर सी से जब हम लोग ए की तरफ आ रहे हैं, सी से जब हम लोग इस तरीके से ए की तरफ आ रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट घट रहा है, फिर ए पॉइंट पे जाके जितना घटना था घट गया मैक्सिमम। उसके बाद फिर जब ए से हम लोग बी की तरफ जा रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है, फिर इस तरीके से ये कर्व आ रहा है, फिर बी पॉइंट पर जाके जितना मैक्सिमम डिक्रीज़ करना था घट जाता है। उसके बाद फिर जब हम लोग बी से डी की तरफ जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट वेरी करता है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेंज होती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है N1 पॉइंट के आगे पॉजिटिव थे, बेंडिंग मोमेंट प्लस में है, ऊपर प्लस में लेंगे, और इस N1 पॉइंट से इधर जो है बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव में है। देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक जो है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू नेगेटिव है, और यहाँ से यहाँ तक बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू प्लस में है, पॉजिटिव है। ऊपर हम लोग प्लस में लेंगे, नीचे नेगेटिव में लेंगे। तो ये N1 पॉइंट जो है यही तो है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे नेगेटिव में था और उसके बाद उधर क्या हो गया, प्लस में। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो यही आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है। यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है, N1 और N2, ये दोनों क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है। आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस में था, इसके बाद इधर नेगेटिव हो गया, माइनस में आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस में था, इस N1 पॉइंट के बाद प्लस में आ गया। सिमिलरली यहाँ प्लस में था, N2 पॉइंट के बाद माइनस में आ गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे दो बार जो है बेंडिंग मोमेंट ने अपना साइन चेंज किया, इधर नेगेटिव में, फिर इस पॉइंट के बाद इधर प्लस में आया, फिर जब यहाँ तक प्लस में था बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, फिर यहाँ घट के माइनस में आ गई। तो बेंडिंग मोमेंट ने यहाँ पे अपना दो बार साइन चेंज किया। तो अब इस चीज़ से हम लोग को ये समझना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन तो क्लियर हो गया। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है कि वो पॉइंट होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है, और उससे पहले जो है प्लस में है, तो उसके बाद माइनस में हो जाएगा। मतलब बेंडिंग मोमेंट जो है अपना साइन चेंज
करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। क्या कह रहा था कि बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहते हैं। इससे पहले प्लस माइनस में था, इसके बाद प्लस में आ गया, फिर यहाँ पे प्लस में था, इसके बाद माइनस में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक बेंडिंग मोमेंट माइनस में था, यहाँ से यहाँ तक प्लस में हुआ, यहाँ से यहाँ तक फिर माइनस में हो गया। आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ऊपर बढ़ रहा है, बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम बढ़ गया, उसके बाद फिर घटने लगा इस सेक्शन पे। तो ये इस सेक्शन के बीच का बेंडिंग मोमेंट है। देखिए यहाँ से यहाँ तक बेंडिंग मोमेंट घटेगा, ठीक है, ये देखिए ऐसे ऐसे घटता गया, फिर उसके बाद ऐसा कर्व आएगा। तो ये जो है अलग अलग सेक्शन पे, अलग अलग यहाँ पे अगर आपको पता करना है कि यहाँ पे कितना बेंडिंग मोमेंट है इस पॉइंट पे, तो इससे यहाँ ड्रॉप करो तो ये हो जाएगी, इतनी वैल्यू जो हो जाएगी माइनस में वो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगी इतनी। आपको पता करना है कि यहाँ पे कितना बेंडिंग मोमेंट है, तो यहाँ पे इतना बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ पे कितना मोमेंट सेंटर पे एम पे, तो ये मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक ये बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। तो ये अलग अलग सेक्शन पे आपको जो ये कर्व है ना बेंडिंग मोमेंट बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 बार जो है साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर्स है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि वो पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी कहते हैं और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जो कि नोट करने वाली है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ये और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ओवर हैंगिंग बीम में ही आपको मिलेंगे। किस में मिलेंगे, ओवर हैंगिंग बीम में ही। ये आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में नहीं मिलेगा, ना ही इसमें मिलेगा, ना ही कैंटिलीवर बीम में मिलेगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये सिर्फ आपको मिलेगा ओवर हैंगिंग बीम में। क्या चीज़, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो कि दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और पॉइंट ऑफ ये जो आपका इन्फ्लेक्शन है ये उसी बीम में मिलेगा जब ओवर हैंगिंग बीम होगा। ओवर हैंगिंग बीम को आप देखते ही कह दोगे कि यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे देखा था हमने एक चीज़ और एनालाइज करने वाली है, जो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ओवर हैंगिंग बीम में होता है। दूसरा पॉइंट जो हम लोग को याद करना है कि जब एक तरफ ओवरहैंगिंग हो रहा हो, एक तरफ ही ओवरहैंग कर रहा हो, तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिलेगा, जैसा कि हमको यहाँ पे एक मिला था। लेकिन अगर सपोर्ट के दोनों तरफ ओवरहैंग हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे दोनों तरफ ओवरहैंग कर रहा था, तो हमको 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिलेंगे। तो इस चीज़ को याद रखना है कि अगर सपोर्ट के एक तरफ अगर हैंग कर रहा हो तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस सपोर्ट के इधर जो है, इधर ओवरहैंग नहीं कर रहा था, सिर्फ इस सपोर्ट के इधर कर रहा है, तो इसलिए हमको यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिला। यहाँ पर सपोर्ट की दोनों तरफ जो है ओवरहैंग कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आएंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसमें हम लोगों को क्या चीज़ याद रखने वाली है, 3 चीज़ याद रखने वाली है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आपको सिर्फ ओवरहैंगिंग बीम में ही मिलेगा, या एक तरफ ओवरहैंग कर रहा हो या दोनों तरफ ओवरहैंग कर रहा हो। दूसरी चीज़ याद करने वाली ये है कि एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा जब सपोर्ट के एक ही तरफ ओवरहैंग हो रहा हो। अगर सपोर्ट के दोनों तरफ ओवरहैंग हो रहा है तो हम लोगों को 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिलेगा। तो ये चीज़ याद करने वाली है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस चीज़ से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर एक तरफ ओवरहैंग कर रहा हो तो कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होंगे, दोनों तरफ ओवरहैंग कर रहा हो तो कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होंगे। तो इससे भी जो है 2 क्वेश्चंस और बन सकते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये हमारा ओवरहैंगिंग बीम था, दोनों तरफ ओवरहैंग कर रहा था, इसके ऊपर यूडीएल लग रहा था, इसका मैंने ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लीजिएगा तो ऐसा आएगा। और यहाँ पे 2 ऐसे पॉइंट्स थे, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा था और वहाँ पे साइन चेंज हो रहा था, उससे पहले माइनस में फिर बाद में प्लस हो गया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आपको क्लियर हो गया, तो इसका ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए, अ बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन ऑफ अ बीम विल बी डैश शेयर फोर्स इज 0। आपको बताना है कि बेंडिंग मोमेंट सेक्शन पे क्या होगा जब शेयर फोर्स इज 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन ऑफ अ बीम विल बी डैश इफ़ शेयर फोर्स इज 0। अगर शेयर फोर्स 0 है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। ऑप्शन 1 मिनिमम, बेंडिंग मोमेंट मिनिमम होगा, या बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, या बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, या कैन नॉट प्रिडिक्ट। आपको बताना है कि शेयर फोर्स जब 0 है तो उस पॉइंट पे या उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं डायग्राम बना के। देखिए जैसे कि आपका मान लीजिए ये है आपका सिंपली सपोर्टेड है, ठीक, और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट लोड लग रहा है, ये ए है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है मान लीजिए, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा
सी पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा है। अब जब हम लोग इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो शियर फोर्स डायग्राम इसका कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। आप देख रहे हो कि ये पॉइंट ए है हमारा, ये सेंटर पे सी है, ये बी है, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ जाके प्लस हो गया, ठीक। और जब हम लोग इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा आएगा कि ए है, ये हमारा सी है, ये बी है, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा हमारा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम इस केस के लिए, और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, और ये क्या है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक। चलिए, तो अब आप ये देखिए कि शेयर फोर्स डायग्राम, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। एक मान लीजिए आपका दूसरा एग्जांपल जो है वो ये है, ये हमारा इसके ऊपर यूडीएल लग रहा है मान लीजिए, ठीक। ये हमारा यूडीएल लग रहा है इसके ऊपर, ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी शेयर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, ये मान लीजिए सेंटर है सी, यहाँ माइनस में था, यहाँ प्लस में आ गया, ये सी है, ये ए है, और ये बी है, ठीक। अब इसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना लेते हैं। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या आएगा, ये ए है, ये बी है, और ये सी हो गया आपका सेंटर पे सी, ठीक। तो ये मैंने जो है दोनों कुछ एग्जांपल्स कंसिडर किए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अगर शेयर फोर्स 0 हो रहा है तो बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे क्या होगा। तो आप ये देखिए, इस एग्जांपल से एक सिंपली सपोर्टेड बीम था, उसके ऊपर यूडीएल था, तो देखिए यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है, तो जब यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है तो बेंडिंग मोमेंट क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम ही तो है। तो इसका मतलब जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। क्या है ऑप्शन बी, कि जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है, देखिए यहाँ पे शेयर फोर्स 0 था, तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ रहा है। बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा कि जहाँ पे जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, देखिए यहाँ पे सी पॉइंट पे क्या था, यहाँ पे इससे पहले माइनस में था, बाद में आके प्लस हो गया, सी पे तो साइन चेंज हुआ है। तो या तो जिस पॉइंट पे, जिस सेक्शन पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करे वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, या फिर जिस सेक्शन पे या जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 हो वहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। यहाँ पे क्या था, शेयर फोर्स यहाँ 0 था, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे शेयर फोर्स जो है यहाँ पे 0 था, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना आ गया, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ गया। कितना आ गया, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ गया। दूसरा, ये सी पॉइंट पे आप देख रहे हो कि शेयर फोर्स ने जो क्या है किया, अपना साइन चेंज किया है, साइन चेंज किया है। तो जब यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए इस पॉइंट पे क्या था, इससे पहले यहाँ माइनस में था, इसके बाद प्लस में हो गया। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जब आप यहाँ देखोगे, जो हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस पूरे सेक्शन पे, इस बीम के अक्रॉस कहीं पे भी किसी भी सेक्शन पे देखोगे तो यहीं पे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, इसके बाद तो घटने लग गया। जब ए से आप सी की तरफ जाओगे तो बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा, फिर जब सी से आप बी की तरफ जाओगे तो बेंडिंग मोमेंट घटेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, दोनों ही प्लस में रहेंगे, क्योंकि ऊपर ले रहे लाइन के ऊपर हम लोग प्लस कंसिडर करते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है जहाँ पे शेयर फोर्स ने अपना साइन चेंज किया है। तो आपको क्या चीज़ याद रखना है, दो चीज़ याद रखनी है। जब शेयर फोर्स जिस पॉइंट पे या जिस सेक्शन पे अपना साइन चेंज करे, शेयर फोर्स ने सी पे साइन चेंज किया तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है आपको, दूसरा ये याद रखना है कि जिस सेक्शन पे या जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे भी मैक्सिमम होता है। तो दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जिस पॉइंट पे या जिस सेक्शन पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है वहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है। शेयर फोर्स जिस पॉइंट पे 0 वहाँ भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, या शेयर फोर्स जिस पॉइंट पे साइन चेंज करे वहाँ भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। तो इसलिए मैंने ये दोनों एग्जांपल कंसीडर किए। एक तो था अपना पॉइंट लोड वाला, दूसरा था आपका ये यूडीएल वाला। तो इन दोनों एग्जांपल से हमको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि जहाँ पे शेयर फोर्स साइन चेंज करे वहाँ भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, यहाँ पे शेयर फोर्स 0 हो वहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ कैंटिलीवर बीम इज़ अ बीम हुज डैश। कह रहा है कि कैंटिलीवर बीम कौन सी होती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ अभी। ऑप्शन 1 बोथ एंड्स आर फिक्स्ड,
बोथ एंड्स आर फ्री, वन एंड इज़ फिक्स्ड एंड अदर इज़ फ्री, बोथ एंड्स आर सिंपली सपोर्टेड। तो आपको सिंपली अभी मैं बता चुका हूँ कैंटिलीवर बीम वो बीम होता है जिसका एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। तो इसके हिसाब से जो है कौन सा ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, वन एंड इज़ फिक्स्ड एंड अदर इज़ फ्री। कैंटिलीवर बीम वो बीम होता है जिसमें एक एंड आपका फिक्स्ड होता है, दूसरा एंड आपका फ्री होता है। अच्छा, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ कैंटिलीवर बीम द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट द एंड। आपको बताना है कि डैश एंड पे कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है कैंटिलीवर बीम में। तो चलिए कैंटिलीवर बीम का पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि आपको बताना है कि कैंटिलीवर बीम है आपका, ये मान लीजिए आपका कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे आपका पॉइंट लोड P लग रहा है, या फिर मान लीजिए ये आपका कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे आपका यूडीएल अगर लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो आपको बताना है इसके लिए बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मैक्सिमम होगा, किस एंड पे मैक्सिमम होगा। जैसे ऑप्शन ए दिया हुआ था फ्री एंड पे या फिक्स्ड एंड पे मैक्सिमम होगा, या बोथ साइड पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, या नन ऑफ दिस। तो देखिए जैसे कि ये आपका कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड यहाँ पे लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट आप डायग्राम बनाइएगा तो कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक। और इसके लिए जब आप बनाइएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो कुछ इस तरीके का आएगा, ये आपका पैराबोलिक होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि बेंडिंग मोमेंट जो है मैक्सिमम फिक्स्ड एंड पे तो आ रहा है, यही तो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम हो जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो था, फ्री एंड पे देख रहे हो आप, यहाँ पे फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट यहाँ जीरो है, और यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट इसके करस्पॉन्डिंग फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है। लेकिन जैसे ही आप मूव कर रहे हो फिक्स्ड एंड की तरफ, बेंडिंग मोमेंट आपका बढ़ रहा है इस तरीके से, ये पैराबोलिक होगा। यहाँ पे तो लीनियरली बढ़ता है, यहाँ पे लीनियरली बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो पैराबोलिक होता है, पैराबोलिकली बढ़ेगा, ठीक है। तो बढ़ता बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम कहाँ पे हो जाएगा, फिक्स्ड एंड पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मैक्सिमम होगा, बेंडिंग मोमेंट विल अकर मैक्सिमम एट द फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड पे क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिक्स्ड एंड पे मैक्सिमम है और यहाँ पे भी मैक्सिमम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इसके बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए पढ़ लेते हैं। रेल्स आर लेड सच दैट देयर विल बी नो स्ट्रेस इन दैम एट 24 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया, रेल्स को इस तरीके से अरेंज किया है, लेड किया है कि देयर इज़ नो स्ट्रेस एट 24 डिग्री सेल्सियस। 24 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी स्ट्रेस नहीं है रेल्स में, ठीक है। इफ़ द रेल्स आर 32 मीटर लॉन्ग, रेल्स की जो लंबाई है वो 32 मीटर लॉन्ग आपको दे रखी है। एक्सपेंशन अलाउंस उसका दिया हुआ है 8 mm पर रेल। एक रेल जो है मैक्सिमम 8 mm ही आपका एक्सपेंड कर सकता है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा आपको दिया हुआ है 11 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ई जो है यंग्स मॉडुलस आपको 205 गीगापास्कल दे रखा है। आपको बताना है स्ट्रेस कितना होगा रेल्स में एट 80 डिग्री सेल्सियस विल बी। स्ट्रेस कितना होगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 68 मेगापास्कल, बी 75 मेगापास्कल, 83 मेगापास्कल या 90 मेगापास्कल। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। देखिए आपके पास ये आपको इनिशियल लेंथ दे रखी है 32 मीटर की। इनिशियल जो रेल की लेंथ है वो 32 मीटर आपको दे रखी है। आपको क्वेश्चन में अल्फ़ा भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ई भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें आपको दे रखी है। अब देखिए इनिशियली जो उसकी लेंथ कितनी थी, 32 मीटर थी। तो अब हम लोगों को मालूम है कि जब उसमें डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा टी पहले जो है बाद में 80 डिग्री सेल्सियस हो गया है और पहले कितना था 24 डिग्री सेल्सियस। तो कितना चेंज आ जाएगा इसमें, 56 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज़ कितना हुआ है यहाँ पे, टेम्परेचर राइज हुआ है 24 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो डेल्टा टी कितना हो गया, डेल्टा टी हो गया आपका 56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चेंज में कितना आया टेम्परेचर में, 56 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में चेंज आया। अब हमको मालूम है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है रेल्स की लेंथ बढ़ेगी, रेल्स जो है आपका एक्सपेंड करेगा। तो चेंज इन लेंथ कितना आएगा, रेल्स में जो है चेंज इन लेंथ कितना आएगा वो हमको मालूम है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल अल्फ़ा डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ निकालने का कि लेंथ कितनी बढ़ेगी रेल की। हमको इनिशियल लेंथ मालूम है, इनिशियल लेंथ कितनी है 32 मीटर, जो कि हो जाएगी आपकी 32,000 mm। अल्फ़ा हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अल्फ़ा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको अल्फ़ा दे रखा है 11 × 10⁻⁻�6 और ई भी दिया हुआ है हमको 205 गीगापास्कल। सॉरी यहाँ पे हमको डेल्टा टी लिखना है ना, सॉरी यहाँ पे ई नहीं आएगा, यहाँ डेल्टा टी आएगा। तो डेल्टा टी कितना हो गया, डेल्टा टी हमको दे रखा है 56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 19.72 mm।
तो चेंज इन लेंथ कितना आ गया, चेंज इन लेंथ हमारे पास आ गया डेल्टा एल कितना आ गया 19.72 mm, ठीक है। लेकिन उसमें हमको अलाउंस कितना दे रखा था, अलाउंस दिया हुआ था कि 8 mm ही एक्सपेंड कर सकता है, उसके बाद अगर एक्सपेंड करेगा तो फिर उस पर स्ट्रेस पड़ने लगेगा। अलाउंस हमको कितना दिया हुआ था कि चेंज इन लेंथ कितना पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल हो सकता है, जो कि अलाउंस दिया हुआ था कितना दिया हुआ था 8 mm का। लेकिन इतने टेम्परेचर राइज पे जो है इतना चेंज इन लेंथ आना चाहिए, लेकिन इतना तो नहीं आ पाएगा क्योंकि हमको अलाउंस 80 mm का दिया हुआ है। अगर इसके बाद वो एक्सपेंड करेगा तो उसको फिर रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 mm तक तो वो फ्रीली एक्सपेंड कर जाएगा, फ्री एक्सपेंशन हो जाएगा 8 mm तक क्योंकि इतना अलाउंस है। इसके बाद जो रिमेनिंग है 19.72 माइनस 8 जो कि हो जाएगा हमारा 11.72 mm, इतना नहीं एक्सपेंड कर पाएगा, इतना रेजिस्ट हो जाएगा, इतना जो है रेजिस्ट